अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अपनी दूसरी पारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अजब गजब गेंद फेंक रहे हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उनके हर कहे पर हंगामा मच रहा है। जिस दिन जो बोलते उसी पर हंगामा शुरू दुनिया भर में। कहीं टैरिफ का मसला है, तो कहीं यूएस एड का मसला है, और कहीं ईवीएम और बैलेट पेपर का मसला है। ट्रंप सब पर बोल रहे हैं और धुआंधार बोल रहे हैं। अब ट्रंप ने कह दिया कि मैंने मस्क से भी बात की, एलन मस्क से, और कंप्यूटर जानने वाले और तमाम लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई कंप्यूटर से चुनाव नहीं, वोट नहीं हो सकता, पेपर वाले उससे, बैलेट पेपर से ही वोट हो सकता है। ठीक। अब ट्रंप ने जब से ये उच्चारा, तब से हिंदुस्तान की सियासत में भूकंप आ गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लगा कि ट्रंप के रूप में उन्हें वरदान मिल गया, वरदान। अब ट्रंप के कहे को पकड़कर वो खड़ामा 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 आगे चलेंगे। हालांकि ट्रंप और ट्रंप से पहले मस्क, ये बात मूलतः एलन मस्क पहले उठा चुके हैं, और एलन मस्क ट्रंप के बहुत करीबी हैं, ये भी सब जानते हैं। तो वो जिस मशीन पर ऐतराज जता रहे हैं, वो मशीन तार से जुड़ी है, इंटरनेट से जुड़ी है। भारत की ईवीएम इस विषय को बहुत पहले खारिज कर चुकी कि ना वो तार से जुड़ी है, ना वो इंटरनेट से जुड़ी है, इसलिए उसमें खेल नहीं हो सकता, उसमें हैकिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए ट्रंप का कहा भारत के संदर्भ में, भारत की ईवीएम को रिप्लेस करने के संदर्भ में लागू क्यों हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत की ईवीएम इस मामले में अद्भुत है कि वह किसी बाहरी सोर्स से नहीं जुड़ी हुई है। फिर सुनिए, भारत की ईवीएम किसी बाहरी सोर्स से नहीं जुड़ी हुई है, यही उसकी विशेषता है। चुनाव आयोग ने इस पर एक नहीं, सैकड़ों दफा स्पष्टीकरण जारी किए, और 5-6 दफा तो सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट भी कह चुके। ईवीएम पर एक पूरा फुल फ्लेजेड सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का फैसला आ चुका। लेकिन फिर भी दिल है, मचल ही गया। अब ट्रंप बोले तो कांग्रेस ने भी अंगड़ाई ली, समाजवादी पार्टी ने भी अंगड़ाई ली, और इन पार्टियों को लगा कि हो सकता है जो हमारे कहे सुने से ना हो रहा हो, वो ट्रंप चाचा कहे से हो जाए। तो ट्रंप के पीछे खड़े होने में क्या बुराई है। ईवीएम का मसला विपक्ष के मन से निकलता नहीं। जिसे वो कहा ना कि सूरदास जी ने कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वैसे ही विपक्ष की स्थिति है कि ऊधो मोहि ईवीएम बिसरत नाही। सोते जगते अहरनिश, आठों याम ईवीएम ईवीएम। अच्छा, मजे की बात ये कि जब जीत जाए पार्टी कहीं, तो ईवीएम को बख्श देते हैं कि जाओ तुम्हारी जान छोड़ी। लेकिन अगर पार्टी हार गई तो फिर ईवीएम को पकड़ कर लाओ, उसका चीरहरण करना है। अब ईवीएम मशीन ठहरी,
आप उसके माथे पर तिलक लगाओ तो भी, और उसको चीरहरण करो तो भी, मशीन तो मशीन है, ना वो इसकी ना वो उसकी। लेकिन ये मशीन मंजूर नहीं। भारत में वो व्यवस्था लाए जाने की वकालत की जा रही है जिस व्यवस्था में सैकड़ों लोग देश भर में मारे जाते थे, हजारों की संख्या में बूथ लूटे जाते थे देश भर में, व्यापक आगजनी और हिंसा होती थी, रक्त में नहा के जनादेश निकलता था, बारूद की गंध से सना हुआ जनादेश निकलता था भारत में। अब साफ सुथरा जनादेश आ रहा ईवीएम से, कम समय में आ रहा, सुविधाजनक ढंग से आ रहा, पारदर्शिता से आ रहा, तो उस पर ट्रंप के सहारे से ही सही कुछ बवाल तो करें। मुझे लग रहा है विपक्षी दल आज उसी मानसिकता में फंस गए ट्रंप के कहे पर। इस पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी रोचक रिपोर्ट है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर ट्रंप को देखकर ये लोग भारत के विपक्षी दल इतना उत्साहित क्यों हो गए, एक, और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम और बैलेट का ये जो अंताक्षरी समय समय पर चलती रहती है अलग अलग मंचों पर, इसके पीछे की सियासत क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। 7 समंदर पार से आया एक बयान और देश की सियासत में छिड़ गया नया घमासान। या यूं कहिए कि देश के सियासी गलियारे में एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। और इस बार इस विवाद को हवा दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मस्क के हवाले से ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी हैं, वो इसके लिए सही नहीं है। चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम बैलेट पेपर है। एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए बैलेट पेपर ही सही है। अब ट्रंप ने बैलेट पेपर की वकालत की तो बात भारत तक आ गई। सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दल भी हर चुनाव में ईवीएम पर आरोप लगाते ही हैं। ट्रंप के बयान के बाद विपक्ष को एक और मौका मिल गया। उपचुनाव के परिणाम के बाद और 2027 के चुनाव के मद्देनजर सपा ने फिर मोर्चा संभाल लिया। पहले भी ईवीएम हटाने का विरोध कर चुके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फिर कह दिया, जो बात हम लोग हमेशा कहते आए हैं वही बात अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए, सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में, या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के, या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता पार्टी 21 मिलियन की शर्म को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैलेट का वोटिंग शुरू कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यूपी का चुनाव कराएं एक फेज में, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उससे पहले 1 फेज में चुनाव करा के दिखाएं और कम से कम अपने मित्र की बात माने, जो अमेरिका में मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, कि वो चाहते हैं बैलेट से वोट पड़े। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार ईवीएम से चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम नेता पीएम मोदी को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बैलेट पेपर और उसी दिन मतदान पर अपने सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ध्यान देंगे? क्या वो हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के बारे में पूरे देश की चिंताओं को संबोधित करेंगे? इलॉन मस्क तो शुरू से कह रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, कंप्यूटर जो है, ये वोटर इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए दोनों का जो कहना है
ये सरासर ये बात है कि मोदी जी, आप अगर अपने दोस्त को इतना ही दोस्त मानते हो, जगह जगह उसके गले मिलते हो, तो कम से कम उसकी राय तो मान लो। ईवीएम का उपयोग मत करो। इधर केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव सरीखे मिशन पर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव आसान तो नहीं होगा। वहीं ट्रंप के सहारे सरकार को घेर रहे विपक्ष पर बीजेपी और सरकार का तंज है कि आखिर विदेशी संदेश से इतना खुश क्यों है विपक्ष। बहरहाल देश के सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो को ट्रंप कार्ड के तौर पर शेयर किया जा रहा है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की लड़ाई में सवाल यह है कि आखिर विपक्ष से आया संदेश देश की सियासत में क्यों कलेश। अच्छा, विपक्षी दलों ने कहो ट्रंप को मोतीचूर के लड्डू भी भेज दिए हो कि दादा आपने क्या दिल खुश करने वाली बात कही, तुम्हारी कसम मजा आ गया टाइप का। नहीं, कहा जा रहा है कि भाई हमारी न मानो अपने दोस्त की तो मान लो, तुम्हें दोस्त की कसम नहीं बोलते जिसे आपस में दो बच्चे, वैसा कुछ माहौल बनाया जा रहा है। इमोशनल बात की जा रही है कि दोस्त की तो मान लो, अब उनकी भी नहीं मानोगे क्या। गजब तमाशा है, गजब हंगामा है भारत में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, ट्रंप जी एक तो हर आदमी उनसे इसलिए सशंकित है, आदमी मतलब देश, हर पार्टी दुनिया की, कि पता नहीं उनकी गेंद किसके सर पे आके कब लग जाए क्या, और माथे पे घुमरिया निकल आए, क्योंकि वो तो आजकल अलवेली गेंद फेंक रहे हैं। आहा, आनंदम है, कब किसको लपेट ले जाए। लेकिन फिर भी ट्रंप की कही इस बात पर मैं देख रहा हूं कि हमारा विपक्ष लोहालोट हो रहा है, बिल्कुल गम कर रहा है। बोले गुरु तुम्हें हमारी कसम मजा आ गया ट्रंप भैया है। ट्रंप यहां होते तो मेरे ख्याल से विपक्षी दल उनको एक कटोरा भर खीर खिलाते, कहते भैया तुमने हमारे मन की बात कही। मैं बहुत तकनीकी आदमी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एलन मस्क ने जब ये बात कही थी काफी पहले, तो इस पर चर्चा हुई थी। जो भी डिवाइस, अरविंद जी, जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हो या वायर से जुड़ी हो, बाहरी तार से जुड़ी हो, एक्सटर्नल वायर से जुड़ी हो, वो डिवाइस वोटिंग के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती, सुरक्षित नहीं हो सकती, ऐसा एलन मस्क और बाकी विद्वान कह रहे हैं। हाँ, नहीं हो सकती। इसीलिए भारत ने जो ईवीएम स्वीकार की थी वो ना इंटरनेट से संबद्ध होती है, ना किसी एक्सटर्नल तार से संबद्ध होती है, वो कंपोजिट यूनिट होती है अपने में संपूर्ण। अरविंद जी, तो वो तो तुलना ही नहीं है। उन्होंने जिस चीज की मनाही कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, भारत में तो वो मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही जिसका दिग्विजय सिंह उल्लेख कर रहे हैं या अखिलेश जी उल्लेख कर रहे हैं। भारत में कंप्यूटर पर कहां वोट पड़ रहा है। अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, दिग्विजय जी को भी। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अमेरिका में जिस वोटिंग मशीन की बात होती है और भारत में जो वोटिंग मशीन यूज होती है, दोनों में अंतर है। यूएसए की वोटिंग मशीन नेट से जुड़ी होती है, हमारे वहां की वोटिंग मशीन किसी तार से या इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती है। इस चीज को बार बार भारत का चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। एक दूसरी बात करना चाहूंगा अमिताभ जी, अभी ट्रंप के बयान आने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बयान दिया है, बहुत मतलब हंसी आती है और तरस आती है। देश के लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दुर्भाग्य से आज का विपक्ष हारा हुआ विपक्ष है। और जब मैं हारा हुआ विपक्ष कर रहा हूं तो चुनावी रूप से हारा हुआ विपक्ष नहीं कर रहा हूं। चुनाव में तो हार जीत होता रहता है,
और विपक्ष का जो बहुमत होता है कम होता है, इसीलिए विपक्ष में होता है, लेकिन वो मन से हारा नहीं होता है, राष्ट्र के मुद्दों को आगे रखता है। आज का विपक्ष जो है न केवल चुनाव में हारा हुआ है बल्कि मन से हार गया है, हारी हुई मानसिकता का विपक्ष है। नहीं तो विपक्ष के बड़े और शीर्ष नेता कहते कि भारत एक संप्रभु देश है और हम निर्णय लेने में सक्षम हैं और अमेरिका से ज्यादा सक्षम हैं कि हमारे वहां चुनाव किस तरह से होंगे और किस तरीके से होंगे। हमारे वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका से ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा निष्पक्ष है। जरा कल्पना करिए अमिताभ जी, अमेरिका का एक कोर्ट कहता है डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं, लेकिन हम उनको सजा नहीं देंगे क्योंकि राष्ट्रपति चुने गए हैं, और राष्ट्रपति कहते हैं कि जज बकवास कर रहा है, शपथ ग्रहण के बाद मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा। कम से कम भारतवर्ष में इस तरह की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। अरविंद भाई आते दोबारा मैं आपके पास, एक लाइन में पूरी करूंगा। 2 दिन पहले तक जो पानी पी पी कर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करता था, एक उनके बयान पर बिना सोचे समझे जिस तरह से उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, केवल अपनी हंसी उड़ा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जी अमिताभ जी, मैं राज भाई के पास चलूं, अशोक जी के और फिर डॉक्टर ऋचा के पास। उससे पहले एक मित्रवत सलाह दे दूं। डोनाल्ड ट्रंप पर के भरोसे कोई अभियान न छेड़ देना भैया, क्या कसम से बता रहा हूं, उनका भरोसा नहीं। कब किसके सिर पे उनकी गेंद लगे जाके कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। क्या यूएस एड पर कांग्रेस खौरिया गई थी कि नहीं खौरिया गई थी ट्रंप पे? तब बीजेपी कह रही थी ट्रंप ठीक बोल रहे हैं। क्या ट्रंप जी का मन में कुछ विचलन हुआ, कुछ दूसरा मौज आ गई, उनने कुछ और बोल दिया, भाजपा खौरिया गई, कांग्रेस करी ट्रंप लला, संग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या इसलिए मैं कह रहा हूं इस पे भी ज्यादा आगे ना बढ़ना। ट्रंप के भरोसे, अपने भरोसे अपनी सामर्थ्य पर ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ अखिलेश जी से लेके और वेणुगोपाल तक सब ट्रंप के ही भरोसे हो गए। राज भाई नहीं, ये विषय हमारे यहाँ सैकड़ों बार उठ चुका और सैकड़ों बार इसका निस्तारण हो चुका कॉम्पिटेंट फोरम्स पर, और सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्ण बेंच ने इस मसले को सुना स्पेसिफिकली और उसके बाद अपना आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो बात खत्म हो जानी चाहिए भाई कि भाई अब ट्रंप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि नारा क्यों लग रहा फिर? अब वो कहां संघर्ष करेंगे, भजनपुरा में कि करमपुरा में? जी राज भाई। मैं दादा एक बात कहने वाला हूं। आपने जो कहा, जो आपने विपक्ष की तरफ इशारा करा, तो एक बार ये भी बोल देते कि ट्रंप पे ज्यादा विश्वास सरकार भी ना करे। चीख चीख के मेरा अभिभावक यही ना है कि बंबई से आया मेरा दोस्त, अमेरिका से आया मेरा दोस्त, पहली बात। दूसरी बात, अभी अरविंद भाई ने बोला कि विपक्ष को कहना था हम ताकतवर हैं, अपना इलेक्शन कैसे कराएं। तो मैं भी एक निवेदन करता हूं अरविंद भाई से, शायद डायरेक्ट संपर्क होगा, ये तो करो, आपको पूरी आजादी है। हाँ निश्चित होगा, अरविंद भाई के संपर्क होंगे तो कह दो ना, एक प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हिंदुस्तान के सारे मीडिया को बुलाए और उधर से एक हुंकार भर दें, मेरा देश, मेरा भारत सबसे शक्तिशाली देश है, मैं किसी भी विदेश का कोई भी राष्ट्रपति हो हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करें, बात खत्म। और सबसे पहली विडंबना तो यह है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कई कुंभ का कि सिपाही ने सेल्फी खींची, वो किस करते फोटो हो गया, अभी आप और मेरा ही हो जाएगा फोटो। दद्दा आप छोड़ दो, अब क्या नहीं हो सकता ये अलग बात है, मगर बस मैं इतनी तो बात कहना चाहता हूं, शायद 2013 में, अगर मैं 2013 या 2009 ऐसे समथिंग, मोदी जी ने खुद कहा था, बताओ क्या जरूरत है ईवीएम से कराने की, बैलेट से कराएं तो गरीब से गरीब इंसान समझता है, तो क्या वो उस वक्त झूठ थे? आप ये सोचिए ना, विपक्ष पे ही आप कटाक्ष करते रहोगे, कब तक चलेगा? अरे विपक्ष बोले भी ना तो एक गूंगा करने की दवाई दे दो आप। और अगर इतना ही ना, और एक और बात आपने भी शुरू में कहा था एक बात दद्दा, हालांकि जो स्थान मीडिया में आपका है, जो मीडिया में स्थान आपका है वही बीजेपी में मोदी जी का है,
तो आप ही डायरेक्ट कह दो ना मोदी जी को आपने क्यों कहा था। और एक और बात कहना चाह रहा हूं, मैं सच कहूंगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, सिर्फ इतना तो पता चलना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी को खुद कहना चाहिए, भाई खुद कहना चाहिए कि नहीं कोई मेरा दोस्त नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, उनके पास तो कई आईएएस है, वो कहते हैं ट्रंप को फोन मिला है। ये भाई दखलंदाजी मत करें, मेरी सरकार को जवाब देना ना। ठीक राज भाई, मैं आपके ठीक राज भाई ठीक, अभी रुकना होगा। मैं अशोक जी के पास चलूं, उससे पहले 2-3 टिप्पणियां हैं। एक तो ये ठीक है कि भाई जो चीज ठीक है, मैं थोड़ा विचित्र किस्म का व्यक्ति हूं, जो चीज सही लगती है मेरे विवेक को, क्या उसकी किसी ने खिलाफत की हो मेरी सेहत पे फर्क नहीं, और उसका किसी ने समर्थन किया हो मेरी सेहत पे फर्क नहीं, क्या मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये भी नहीं मानता कि गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था ना, बाकी छोड़ो, मेरे पास विवेक खुद है। और ये तर्क कि सब लोग वोट डाल सके, वो बैलेट से वोट पड़े, इससे ज्यादा विचित्र कोई बात नहीं हो सकती। जब बैलेट से वोट पड़ता था तो परसेंटेज क्या था भारत का, किसी ने कही वो बात, इसे क्या मतलब है। आज 75% वोट पड़ रहा है। जब हम इंदिरा जी का जमाना था तो बता दीजिए कब 75% वोट पड़ा, जब बक्से उठा के लोग खेत में भाग जाते थे। अरे 26% पे तो सरकारें बन गई केंद्र में। सारा रोन मसला चाहे इनको हो चाहे उनको, दुख ही इसी बात का है कि यार तमंचे के कोई रोल ही नहीं रहा साले चुनाव में। अजब चुनाव है क्या, तमंचे का भी तो रोल रहना चाहिए ना जनादेश में, और लाठी का भी रहना चाहिए। राज भाई, हमने बूथ लुटते गोली चलते देखा है, हमने गूगल में नहीं पढ़ा, क्या देखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमने देखा है। इसलिए हम उस बात की पैरोकारी इसलिए नहीं कर सकते जिनको जनादेश रक्त से नहाया हुआ और बारूद की गंध से बिंधा हुआ जनादेश पसंद है, वो लोग ठीक नहीं। निर्मल जनादेश होना चाहिए, बिना खून खराबे के जनादेश आना चाहिए। लूटपाट की संभावना क्यों। खैर अशोक जी, अखिलेश जी ने तो कह दिया कि भाई हमारी न मानो है, वो एक गाना था हमारी न मानो फलनवा से पूछो, नहीं ये गाना था सिनेमा पुराना बड़ा, जो लोग सिनेमा को जानते होंगे उनको गाना याद है। मुझे तो गाना का कुछ धुन याद आ गई इसलिए मैंने यहाँ मैच कर दी, हमारी न मानो के जन किससे पूछो। तो अखिलेश जी ने उसी भाव में आज कह दिया कि हमारी न मानो ट्रंप से पूछो, उसकी तो सुनो। क्यों इतनी बेचैनी है। इसी ईवीएम ने मुलायम सिंह को सरकार में बैठाला, इसी ईवीएम ने अखिलेश जी को बैठाला, इसी ईवीएम ने मायावती जी को बैठाला, इसी ईवीएम ने योगी आदित्यनाथ को बैठाला। क्यों तकलीफ है इतनी। इसी ईवीएम ने 2 बार मनमोहन सिंह को बैठाला, इसी ईवीएम ने कांग्रेस को विदा कर दिया, नहीं इसी ईवीएम ने ममता बनर्जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया, इसी ईवीएम ने केजरीवाल का उत्थान किया और इसी ईवीएम ने केजरीवाल को विदा कर दिया। अशोक जी, इतने सारे उदाहरण जी। फिर क्या समस्या है। मतलब देखिए, इसी ईवीएम ने माननीय मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाया 14 में, 19 में और 24 में, लेकिन इसी ईवीएम को 2014 के पहले अभिराज भाई ने बताया किस तरह से क्रिटिसाइज करते थे माननीय मोदी जी। उनके नेताओं ने तो बड़ी बड़ी किताबें लिख दी ईवीएम के ऊपर, और वो किताबें बहुत सारी मीडिया वालों ने चलाए भी उस समय, ईवीएम के हैकिंग और तमाम बातें लिख करके। खैर वो बात अपनी जगह है। बात आज ट्रंप की हो रही है कि उनकी बात सुन करके यहाँ विपक्ष के लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो बात यही थी कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एजेंसी थी, उस एजेंसी ने कुछ जो फंडिंग कर रही थी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर, वो फंडिंग का वो डीओजी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसके मुखिया एलन मस्क को बनाया गया, उन्होंने फंडिंग रोक दिया। और उसके बाद ट्रंप साहब का कुछ बयान आया और पूरी भाजपा की मशीनरी ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने बताया, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, आपने उस बात का हवाला दिया यहाँ पे
कैसे एक पूरे देश में एक फर्जी झूठ का एक आवरण फैलाने की कोशिश किया गया। यानी ये तो विदेशी फंडिंग से देश की वोटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, मोदी जी को डिस्टर्ब करने के लिए विदेशी साजिश, जार्ज सोरोस और पता नहीं क्या क्या चीजें भारतीय जनता पार्टी लगातार 2-3 दिन, और इतना गुब्बारा फुलाए भाजपाई, इतना बड़ा गुब्बारा फुलाए। और ट्रंप ने, आपने कहा कि बॉल फेंक रहे हैं, उन्होंने सुई चुभा दिया उसी गुब्बारे में, पूरी हवा निकाल दिया भाजपाइयों की, और एक नया सी गुफा आ गया। ये तो हम अपने मित्र मोदी जी को मदद करने के लिए $21 मिलियन दे रहे थे। तो आप बताइए, जो इंडियन एक्सप्रेस अभी 21 फरवरी को मेरे पास सामने रखा हुआ है, और जनसत्ता, इन अखबारों ने बाकायदे फैक्ट चेक किया कि जो $21 मिलियन की बात है, ये भारत में आए नहीं, ये तो ढाका में दिया गया था, बांग्लादेश में। तो अब ये बताइए, पूरी फर्जी बात को लेकर के भाजपाई इतना कूद रहे थे, तो अब ट्रंप ने ही कहा था, जिनको हवन पूजन करके भाजपाइयों ने देखा होगा आपने, जगह जगह हवन पूजन, मंत्रोच्चार, और यहाँ से मोदी जी चले भी गए थे उनको अब की बार ट्रंप सरकार सब होके। उसके बाद अगर ट्रंप साहब कोई बात अगर कह रहे हैं ईवीएम को लेकर के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर के, तो उनकी बातों का माननीय मोदी जी को भी कम से कम वेलकम करना चाहिए, जिस तरह से अभी तक उनके प्रचार प्रसार में लगे थे, उनकी पूरी मशीनरी भाजपा की। और मैं सिर्फ, आपने कहा हैकिंग की, एक हैकिंग कैसे हो सकती है अमिताभ जी? देखिए, हैकिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, मैंने कुछ नहीं कहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्ण पीठ के निर्णय में जो कहा वो सपा से बड़ा है कि अखिलेश जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, रामलाल क्या बोले, श्यामलाल क्या बोले, राहुल जी क्या बोली, सोनिया जी, सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। इसलिए बात मेरे लिए खत्म हो गई। क्या बाकी जी कौन, किसने किताब लिखी, किसने भागवत लिखी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा यार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद अंतिम हो गया। अब आप कल ले आओ किस दत्तात्रेय होश बोले, ये बोले, तेरे बोले होंगे यार, बात खत्म हो गई ना। जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई मुंसिफ का फैसला तो था नहीं। आप सब लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, अपनी अपनी बुद्धि विवेक से वहां मुकदमा लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ठंड रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए भाई। भारत सरकार को उत्तर, एक मिनट, तब उत्तर देना चाहिए था ट्रंप को। अगर ट्रंप ये कहते कि मैं ऐसा कहता हूं कि भारत ऐसे चुनाव कराए, तो भारत सरकार को रिएक्ट करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से करती। ट्रंप ने जो कहा वो किसके संदर्भ में कहा वो ट्रंप जाने, ठीक, क्योंकि ट्रंप तो बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो सबको घायल कर रहा है। सोमवार को इनको, मंगल को उनको, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। लेकिन अब भारत में अचानक से उतना उत्साह क्यों आ गया पर ट्रंप के लिए? वो कुछ बोले, ट्रंप का बोलना हमारे लिए कोई ब्रह्मा जी का वाक्य तो है नहीं अशोक भैया, नहीं। हमारे लिए तो ब्रह्मा जी का वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं। जी अमिताभ जी, ट्रंप के बोलने से इतना बड़ा उत्साह क्यों आ गया भारत में? ये तो कम से कम भाजपा की लोग प्रवक्ता बैठी हैं, वो बताएंगे इतना उत्साहित क्यों हो गए थे लोग 2-3 दिन, बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए थे, एकदम बिल्कुल उनका सारा ऑर्बिट पूरा हो गया था, वो सीधे जो है दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। तो ये चीज इनको ये बताएंगे भी। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा ईवीएम को लेकर के, फिर मैं उस पर आऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबको सम्मान करना चाहिए, हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। आपने कहा ना कि वो तमंचा यूज नहीं हो पा रहा है, वो ये चीज नहीं यूज हो पा रहा है, वो डकैती नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ गांव में एक वर्ड है उजरा ठग, मतलब व्हाइट कॉलर्ड ठग, सफेद कपड़ों वाला ठग। एक तो होते हैं जो बंदूक सटा के लूटते हैं, कट्टा लेके लूटते हैं, एक उजरा ठग होता है, वो सूटेड बूटेड बिल्कुल वेल मेंटेन फॉर्च्यूनर और गनर के साथ लूटता है, मतलब लूटेगा भी, लोग उसके साथ जो दंडवत भी होते हैं। ठीक है, उजरा ठग वाली कहावत अमिताभ जी आज के दौर में भारत की चुनाव प्रणाली के साथ घटित हो रही है, उजरा ठग। ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा, और ये बहुत गलत चीज है। मैं ऋचा जी के पास चलूं उससे पहले कहूंगा, एक दिन बहस करो, 1000 दिन बहस करो, कहीं से घूम फिर के, जितनी खूंटे से रस्सी की जितनी लंबाई है उतने परिवृत्त में गाय घूमेगी, उससे व्यवस्था नहीं चली जाएगी। ये जितनी बातें हम आप उठा सकते हैं अशोक भैया इस बहस में अपनी बुद्धि के सर्वोत्तम इस्तेमाल से, उससे 5 गुना ज्यादा बातें सुप्रीम कोर्ट में उठ चुकी। क्या
और बहुत बात उठाने वालों को डांटा भी जजेस ने। क्या उसमें एक प्रशांत भूषण भी थे जिनको जजेस ने थोड़ा नाराजगी जताई थी। ये सारे किस्से वहां हो चुके हैं। पारदर्शिता, दिस दैट ब्ला ब्ला, उजरा ठग और बंदूक वाला ठग, सब हो गई थी बातें वहां। सबकी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना वैकल्पिक नहीं है किसी के लिए, वो अनिवार्य है। ये नहीं कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानना ही है, अगर उस फैसले को संसद न बदल दे तो। ट्रंप जी की बात कही, ट्रंप की यही विशेषता है अशोक भैया, सोमवार को इनको लड्डू बांटने के प्रेरित करती हैं, मंगल को आपको, और बुध को राज शर्मा को, हो सकता है बृहस्पति को ममता जी को प्रेरित कर दें। इसलिए मैं सबको सलाह दे रहा हूं, अपनी अपनी फजीहत से बचना है। अशोक जी, ये बात आप ऊपर भी पहुंचाइएगा, अपनी अपनी फजीहत से बचना है। तो ट्रंप क्या कह रहे उसे न सुनो, क्या 2-4 महीना मत सुनो, जब तक ट्रंप स्थिर ना हो जाए। अभी स्थिर नहीं है, कक्षा में स्थापित होने दीजिए ग्रह को, तब जाके कुछ समझिएगा। अभी भारत के लोगों पर ही टिप्पणी रहे। ऋचा जी, एक बात तो खैर ठीक कही अशोक जी ने कि सबसे पहले लड्डू आप ही ने बांटा। बोले ट्रंप चाचा क्या बात कही, नहीं आपको ये नहीं पता था कि ट्रंप जी सुबह जब सो के उठेंगे तो दूसरी बात कह देंगे। नहीं, देश पर निर्भर रहना चाहिए, एक विषय। दूसरा ईवीएम का विषय कि विपक्ष एकदम खुश हो गया। और एक तीसरी बात मैं कहता हूं अपने अनुभव से, ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, टीवी पे आप लोग हो सकता है ना स्वीकार करें, लेकिन अलग से मैं सबसे टेलीफोन बात को सब मानेंगे। आज अरविंद जी भी इस बात से सहमत होंगे, टीवी पे आप लोगों को कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई है कि लोकसभा का चुनाव 15 से कम में नहीं होता। अरविंद जी 15 क्या, ये मत कहलवाइएगा, इसमें फंस जाऊंगा क्या। अशोक जी भी जानते 15 से कम में नहीं होता क्या। इसमें टिकट मांगने का शुल्क नहीं जोड़ा हमने क्या। आप बसपा से टिकट लेके आ रहे हो तो 30 पैसे हो गया, उस बस में मुझे मत डालो। लेकिन 15 का खर्चा है। कुल 12 उम्मीदवार लड़ सकते हैं चुनाव, 180 करोड़ 87 करोड़ जितना था अशोक भैया ना क्या। अरे जब लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो आदमियों के हाथ से हजारों करोड़ रुपए नहीं बढ़ जाता। आपने नहीं देखा, देखा ही होगा क्या। ये 187 करोड़ इससे कुछ चुनाव हो रहा है, इससे चुनाव हो रहा है। जब अलायंस था आपका और मायावती जी का, अरे ऋचा जी बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, जब अलायंस था ना अशोक भैया आपका और बहन जी का, उस वक्त एक भाजपा के बड़ी महिला नेता के खिलाफ एक टिकट ले आए, फिर वो हार गए, मेरे पास आए, बोले भाई साहब बर्बाद हो गया। मैंने कितना लग गया, तो बोले 35 लग गया क्या। 18 उधर गया था, बाकी इसमें लग गया क्या। 18 किलो मिठाई उधर गई थी, बाकी इधर बट गई क्या। 35। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये ट्रंप जानते हैं क्या, नहीं ना, उनको क्या पता 35 क्या होता है। और 35 लग जाने के बाद भी 4 फॉर्च्यूनर निकलवाई नहीं, और अपने इलाके में चला गया आदमी। बोला ठीक है अब क्या कर भाई साहब। इसलिए मेरा जैसा आदमी 127 पर बहुत प्रफुल्लित नहीं है क्या। ये बहुत छोटी रकम है, ये मोहल्ला सुधार समिति की टाइप की मामला है भारत में। नहीं, एक वो वन विभाग का सिपाही दरोगा पकड़ा गया था, उसके कई 100 करोड़ निकले थे अभी। नहीं, और आप बता रहे कि 127 करोड़ कितना सता दिया। खैर ऋचा जी, आपने ट्रंप का पारायण ज्यादा किया, ट्रंप महामंत्र का, अब वही आप पर उल्टा पड़ गया। नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष का व्यवहार ठीक उसी तरीके से है जब परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी ना करे और परिणाम आने के बाद उसमें जब वो फेल हो जाता है
तो वो पास होने वाले परीक्षार्थी के लिए कहता है कि इसकी एग्जामिनर से सेटिंग थी। तो वैसे ही व्यवहार लगातार विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसी पे हम लोगों को रहना चाहिए कि 26 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम पर एक लंबा चौड़ा फैसला दिया गया था, जिसमें कई बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था। और अभी जो अशोक यादव जी एक बात कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को लेकर तमाम बिंदुओं को बताया था और उसमें आदेश भी जारी किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी टेक्निकल टीम से ईवीएम की जांच कराने का विकल्प होगा। आपने आज तक ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया विपक्ष ने? इसका जवाब विपक्ष को ईमानदारी से देना चाहिए। उसने ये भी कहा था कि चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर इस कार्य को किया जा सकेगा और इन कंटेनरों को सील कर दिया जाएगा और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और उन्होंने अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही, पूरे विपक्ष से भी कही और मुझे लगता है भारत के सभी राजनीतिक दलों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते समय सावधानी एवं सतर्कता बरतने की विशेष हिदायत विपक्षी दलों को या सभी राजनीतिक पार्टियों को दी थी। लेकिन ये वही विपक्षी दल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो किसी ने क्या दुनिया में कहा ये तो इनके लिए चर्चा का विषय होता है, लेकिन हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या कहा है, इसके ऊपर ये कभी भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अशोक यादव जी और कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा में 37 सीट जीत जाती है तब तो लोकतंत्र महान होता है और वो लोकतंत्र की जीत होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये उसी ईवीएम पर हो हल्ला मचाने लगते हैं। करहल और सीसामऊ में उपचुनाव में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन अन्य जिन विधानसभाओं में हार जाते हैं तो बताते हैं वहां पे हैकिंग हो गई, वहां पे चुनाव को हैक कर लिया गया, क्योंकि ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं और कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इनकी स्थिति भी उसी तरीके से हो गई है। जनता के मन को नहीं पढ़ पा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आप सनातन का खुले मन से अपमान करते हैं, हर मंच से आप गंगा मैया के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप वही लोग हैं जो देश विरोधी मानते हो गंगा मैया को, फिर गलत बात कहते हैं, ये नहीं सुनने आए हम। गंगा मैया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैंने आपकी बात भाई उनकी बात आ जाए फिर राज भैया उनकी बात आ जाए फिर जी। अभी केवल ऋचा जी क्या बात जी सुन लेंगे कोई ना आपकी सभा में तो नहीं उल्टा सीधा नहीं। आपको तो ये सुनने की आदत है कि राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत के संविधान की आलोचना करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर करते हैं, और जब आपको जनता जनादेश नहीं देती है तो आप ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। आपको तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए जो अनगाइडेड मिसाइल हो चुके हैं, वो विदेश की धरती पर बैठकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का काम करते हैं। आप सनातन के मंदिर में जब लोग अपना जो है आयोजन करते हैं तो आप उसको नाच गाना बताने का काम करते हैं। तो इसीलिए भारत की जनता ने आपको लगातार अस्वीकारने का काम किया है और आप अपना आत्ममंथन करने के स्थान पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ईवीएम के बहाने को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने संगठनात्मक स्तर पर और जनता की जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है। ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा। ये मेरे ख्याल से अरविंद जी उमर अब्दुल्ला ने, अगर मैं सही याद कर रहा था, ईवीएम के मसले पर एक टिप्पणी की थी जो कांग्रेस और सपा के रुख से बिल्कुल विपरीत थी कि जीत जाओ तो भली भला और हार जाओ तो ईवीएम। इसी ईवीएम ने हर दल को कहीं ना कहीं सत्ता दी, हर दल को कहीं ना कहीं सांसद विधायक जीतकर मिले। इसी ईवीएम ने भाजपा की सरकार रखी, इसी ईवीएम ने कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रखी। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी मुख्यमंत्री रह ली ईवीएम से, अखिलेश जी रह लिए, नेताजी रह लिए इसी ईवीएम से।
और अब भारतीय जनता पार्टी है। तो अचार तो हिला रही है ईवीएम बार बार। क्या कभी मिर्च का अचार ऊपर आ जाता, कभी गोभी का, इसमें क्या समस्या है अरविंद जी? अनम्यूट कर लीजिए भैया जी। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। देखिए, विपक्ष जो है अनिर्णय का शिकार है। विपक्ष को ये मानना होगा या तो ईवीएम खराब है या ठीक है। यदि इनके हिसाब से खराब है तो अपनी विजय को लोकतंत्र का विजय न बताएं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है फैजाबाद से तो लोकतंत्र जीत जाता है, और बगल के विधानसभा में उपचुनाव में इनका प्रत्याशी हारता है तो ईवीएम गड़बड़ कर देता है और लोकतंत्र हार जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना, उस प्रश्न का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन जो डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार गए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको चुनौती देता है कि आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। आप वहां कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक बार नहीं बारंबार जाते हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एडवोकेट की तो कमी नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट समाजवादी पार्टी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के पास तथ्य नहीं रख पाते हैं, प्रमाण नहीं दे पाते हैं, और भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको उस पर विश्वास नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के चुनाव के संदर्भों में उस वोटिंग मशीन के बारे में बयान देते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ और तार जुड़ा हुआ, उसको और भारत में बयानबाजी करते हैं। मोदी जी और ट्रंप में बात होती है तो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात होती है। मोदी और ट्रंप में बात होती है तो म्यूचुअल हितों पे बात होती है। कभी दो देशों के प्रमुखों की बात इस पर नहीं होती है कि तुम्हारे देश में चुनाव कैसा होना चाहिए। कम से कम इतना विवेक का परिचय तो विपक्ष को देना चाहिए। ठीक अरविंद भाई, ठीक है, ठीक है अरविंद जी, बैटिंग करने उतरता है। राज भाई, ये बात तो बड़ी है, ये जनता में भी बात जाती है नीचे तक कि फैजाबाद जीते तो न्याय की स्थापना हुई, अयोध्या को नया नरेश मिला, और मिल्कीपुर हार गए तो बोले नाश हो जाए, लूट लिया। चुनावी कहां हुआ, लूट हुई। ये तो नहीं चलेगा ना। मैं एक लाइन तो लेनी पड़ेगी। दादा, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं बस। जी, मैं सिंपल सी कह रहा हूं, जब सारे लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, उन्होंने भी किया था। वो बात अलग है कि रात को जगे, सुबह इनका सपना भूल गए। तो अच्छा, ईवीएम को कैंसिल कर दे तो कुछ क्या गड़बड़ी हो जाएगी? फिर एक बात आपने कही कि समय बचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क आपके वकीलों ने दिया था। दद्दा जरा कहने दो। आपने कहा था कि समय बचता है। अभी फेसबुक खोलना, उस पर जरा सा लिखना, और अगर 5000 फ्रेंड है तो 4800 फोटो डालते हैं फुर्सत के पल में। आपका भाई हिंदुस्तान में इतनी फुर्सत में है लोग, उनके लिए समय कुछ नहीं। और एक और बात, बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ करना है, ट्रंप साहब की बात को विश्वास में नहीं मानना है, मगर करेगा कौन? प्रधानमंत्री जी तो जाए कि ट्रंप मेरा दोस्त, कौन बोलेगा बताइए आप? सरकार में कौन है? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाइए और कह दीजिए। और एक और बात कह रहा हूं, इस देश को नाजायज तरीके से जो बर्बाद कर रहे हैं, उसमें मैंने 116-17 आदमी गिने, जिसमें 51-52 अरविंद भाई की तरह विश्लेषक है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनसे को बचाना। अब रुकना होगा। मुझे लगता है जो बात राज जी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इससे भारत की सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की इच्छा है तो कुछ भी बोले, वो आजाद है, उनके यहाँ भी लोकतंत्र है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं इस पर हम चिंतन मनन क्यों करें? एक विषय, एक तो ये, और दूसरी एक मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूं। अभी राज भाई को अच्छी नहीं लगेगी, अशोक जी को थोड़ी कम अच्छी लगेगी, लेकिन राज भाई को ज्यादा खराब लग सकती है, लेकिन बात सच्ची है। मुझे 35 साल हो गए अशोक भाई लोकसभा राज्यसभा कवर करते हुए। कितना? 35 साल। क्या वहां जो पहली बार आता है ना सांसद चुन के, जैसे मान लीजिए 7 बार का सांसद
खड़ा हुआ, उससे पहले अशोक यादव बोल चुके हैं और ये अभी चुन के आए हैं, तो वो बोलेगा मेरे दोस्त अशोक यादव ने अभी जो कहा, इसका मतलब ये नहीं होता बोले नोटरी से दिखा, नोटरी कराया तूने दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता। अदालत में हरीश साल्वे खड़े होते हैं और राज शर्मा को जवाब देना, ये भी वकील है, ये बिल्कुल नए वकील है। हरीश साल्वे क्या कहेंगे, मेरे काबिल दोस्त राज शर्मा ने जो अभी कहा, क्या ये शिष्टाचार है मित्र? इसमें इतना बवाल क्यों मचाए हो सब लोग? ये शिष्टाचार है। अटल जी के लिए, जब अटल जी बिल्कुल नौजवान थे, पहली बार जीतकर पहुंचे 57 में, तो पंडित जी ने कहा माई यंग फ्रेंड, क्या पंडित जी को उनका कोई साथ में घूमने का रिश्ता था, चाय पानी का नहीं ना, चाय पकौड़ी का नहीं ना। लोकसभा के बाहर मिलते तो कोई पहचान भी ना पाते पंडित जी कि या कौन है। लोकसभा के बाहर मिल जाते कहीं तो वो पहचान भी ना पाते, इन्हीं को नमस्ते करना पड़ता और बताना पड़ता कि साहब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ का। लेकिन हाउस में उन्होंने क्या कहा, माय यंग फ्रेंड। तो इस पे आप लोग होते तो मुकदमा कर देते, अशोक जी नहीं। आज की पार्टियां होती तो नेहरू जी पर मुकदमा कर देते, सारे वकीलों पे मुकदमा हो गए होते कोर्ट में, और लोकसभा राज्यसभा में हर आदमी पे मुकदमा हो गया होता, बोले इनने फ्रेंड कहा था। ये कोई कानूनी मसला है क्या अशोक भैया? नहीं, मैंने इतने उदाहरण दे दिए आपको। अशोक जी 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 तब जी आपने राजनीतिक शिष्टाचार की बात किया, क्योंकि मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने राजनीतिक शिष्टाचार इतना अच्छा खासा उदाहरण दे दिया, तो एक छोटी सी 20 सेकंड की स्टोरी के साथ तो शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक पाठक जी हैं, उनको समस्या ये थी कि जब उनका 2-3 दिन फोटो नहीं छपता था अखबार में, कोई खबर नहीं लगती थी, तो उनको हाइपरटेंशन हो जाता था, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो डॉक्टर आया तो देखा, कहा कि इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये समस्या ये है, ये HPD बताया है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि ये मतलब अटेंशन सीकर एक बीमारी है, उस बीमारी से ग्रसित है। जब इस तरह के दौरे आते हैं तो इनको इनके नाम से कोई आर्टिकल अखबार में छपवा के उनको दिखा दिया करो, ठीक हो जाएंगे पाठक जी। तो उसी तरह का अटेंशन सीकर आपने कहा राजनीतिक शिष्टाचार आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिला, कमोबेश वहां भी पाठक जी। और माइग्रेटरी बर्ड की तरह, जैसे माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, साइबेरिया से आती हैं इंडिया में अच्छे खाने पानी की तलाश में, उस तरह कुछ माइग्रेटरी लीडर भी होते हैं राजनीति में, आपको भी पता है। आज भाजपा सत्ता में तो उसके साथ आ जाएंगे एंजॉय करने। तो इस टाइप के कुछ नेता हैं, उसमें से अपने एक वो भी हैं साहब जी, पाठक जी। और नेताजी को लेकर के कितना शिष्टाचार वाला शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो अटेंशन सीकर की समस्या है। और राजनीतिक शिष्टाचार अगर इस तरह जो आपने कहा, मैं आपको अप्रिसिएट कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अभी वाजपेयी साहब नहीं है इस दुनिया में, अगर उनको लेकर कोई, उनके बयान को लेकर के किसी को ताना मारा जाए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा घटिया कोई बात हो सकती है। लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार इस स्तर तक गिर जाएगा कि अटेंशन सीकर बनने के लिए, अपने ऊपर फोकस कराने के लिए एक गंदे शब्दों का इस्तेमाल किसी मतलब पिछड़े दलित समाज के जो मसीहा एक तरह से नेताजी थे, और ऐसे व्यक्ति के लेकर के जिनको भारत सरकार ने ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, और सिर्फ अटेंशन सीकर बनने के लिए, ताकि सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए, और राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादा को तार किया जा रहा है। तो इस तरह का शिष्टाचार नहीं होना चाहिए हाउस में। ठीक है अशोक भाई जी, ठीक है। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा क्या ब्रजेश पाठक ने कहा और क्या उस पर सपा ने कहा, फिर हाउस में क्या हुआ, उस विषय पर मुझे नहीं जाना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, नेता दलित हो अशोक भाई, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसके कंठ से निकले वाक्य शताब्दियों तक पीछा करते हैं। जीवन नहीं, कई शताब्दी। जवाहरलाल नेहरू से महावीर त्यागी ने कहा था कि मेरा सिर पूरा खलवाट है, यानी एक भी बाल नहीं है, तो क्या मैं सिर काट के दे दूं? नेहरू कह रहे हैं कि वहां घास भी नहीं उगती इसलिए दे दिया। अक्साई चीन का मसला, यह वाक्य आज तक गूंजता है। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, यह वाक्य आज तक उद्धृत होता है कि नहीं? राजीव गांधी के नाम से होता है ना। राजीव गांधी को तो भारत रत्न दिया भारत ने, तो वो विषय ना उठाया जाए बोले भारत रत्न मिला इसलिए विषय नहीं उठेगा, नहीं ना, उठता है ना।
जिन्ना के वाक्य उद्धृत होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छे और बुरे साथ दोनों वाक्य उद्धृत होते हैं। मित्र, मेरे भाइयों बहनों, ये संबोधन था विवेकानंद जी महाराज का, विवेकानंद जी का वहां शिकागो में, वो आज तक 125-27 साल हो गए, आज तक उद्धृत होता है। इसमें अपमान नहीं है भाई। शब्द तो अक्षर अमर है, आधन अक्षर, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर, अक्षर का क्षरण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई व्यक्ति हो, उसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। तर्क के साथ जवाब दीजिए। गोलवलकर जी उद्धृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे। हेगडेवार जी उद्धृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 100 साल हो गए हेगडेवार जी को, तो हो रहे ना। इसलिए तुलसी बाबा उद्धृत हो रहे कि नहीं हो रहे? 650 साल हो गए। इसलिए इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो उन्होंने कहा उसका उत्तर दे दीजिए, अपने नेता को डिफेंड करिए, लेकिन उसको इस रंग से मत जोड़िए कि दलित, पिछड़े, अगड़े, हिंदू, मुसलमान, ये ठीक नहीं। उतना तो सबके साथ रियायत भाई रहेगी। क्या इंदिरा जी, क्या 84 का चुनाव, आपके जो पार्टनर हैं अशोक भाई, 84 का चुनाव कैसे जीता था? एक वाक्य पर जीता था, एक वाक्य पर, मेरे खून का एक एक कतरा, इसी से जीता था ना। ये टेप बजा था ना, बजना चाहिए, क्यों नहीं बजेगा? तो अगर इंदिरा जी के खून के कतरे वाले भाषण से चुनाव जीता जा सकता है, तो राजीव गांधी के बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, इसको भी झेलना होगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ऋचा सिंह, मसला वही कि ट्रंप कहें तो उस पर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इतना विचार विमर्श और एकदम पालेबंदी क्यों हो जाए? इसकी क्या जरूरत? चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी हो विदेशी महाशक्ति, वो अपने संदर्भ में कुछ भी कहें, भारत उससे इतना जल्दी प्रभावित होने को बेचैन क्यों रहता है? नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, उन्होंने क्या कहा ये उनकी अपनी निजी राय या उनके अपने देश की राय हो सकती है, लेकिन हमारे देश की राय क्या होगी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं की राय क्या होगी ये हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ होती है इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल फ्रेंडली रिलेशन, और दूसरी तरफ होती है देश की संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है और इस समय मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, जिसको अपने देश की नीतियों का निर्धारण करना और उस पर फैसले लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अशोक यादव जी जिस बात का उदाहरण दे रहे थे, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए, और समाजवादी पार्टी को भी नहीं ये बात को भूलना चाहिए, कि बड़े राजनेता जिस बात को कहते हैं वो सदियों तक याद की जाती है, या फिर सदियों तक उसका उदाहरण दिया जाता है। ये लंबे समय से चला रहा है और आगे तक इसको याद किया जाता रहेगा। अभी अशोक यादव जी राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे थे। अशोक यादव जी, राजनीतिक शिष्टाचार की तो जो पराकाष्ठा समाजवादी पार्टी ने पार की है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 सालों में इस तरीके की भाषा और राजनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं को तोड़ देने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से किया गया, वैसा किसी अन्य दल के द्वारा नहीं किया गया है। आप केवल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के द्वारा चलाए जाने वाले ट्वीट्स को पढ़कर देख लीजिए। मैं तो आदरणीय अमिताभ सर आपके साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि ऐसे भाषा का उपयोग किया जाता है कि अभी अशोक यादव जी से ही कह दिया जाए कि उन ट्वीट्स को केवल यहाँ पर दोबारा दोहरा दे तो शायद ये उनको पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे वो महिलाओं के ऊपर किए जाते हो, चाहे वो राजनेताओं के ऊपर किए जाते हो। आपने आलोचना के लिए भी पूरी तरीके से जिसको अभद्र अश्लील टिप्पणियां, इसका सहारा ले लिया है। आप राजनीतिक आलोचना नहीं कर पाते हैं तो आप व्यक्तियों की आलोचना। अभी आपने परसों का ही ट्वीट देखा होगा आदरणीय अमिताभ सर, आदरणीय शाही जी जो कि गंगा में स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा किस तरीके से अभद्रतापूर्ण ट्वीट किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अशोक यादव जी राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे थे, जिसकी सारी संभावनाओं को समाजवादी पार्टी भूल चुकी है। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी
जनता के मन को नहीं जीत पा रही है, जनता के विश्वास को नहीं जीत पा ठीक रही है। है, तो ये जनता और लोकतंत्र को गुमराह करके चुनाव जीतने का ठीक है, प्रयास रिचा, कर रहे हैं, कम समय कम है। जिसको आज रिचा, इनके रिचा, कार्यकर्ताओं ने जी, भी मानने से इनकार ठीक, कर दिया समय है। कम है। जनता की बात तो बहुत दूर है। जी, मुझे लगता है जो बात अशोक जी ने बाद में उठाई दूसरे चरण में इस बहस के, उस पर मैं इतनी ही बात और कहूँ, जोड़ूंगा कि बड़े राजनेताओं पर व्यक्तिगत नकारात्मक टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए जब वो दिवंगत हो जाए। लेकिन किसी ने कुछ कहा है और वो भी सार्वजनिक मंच पर कहा है, वो विलुप्त नहीं हो सकता। न इंदिरा जी का कहा, न नेहरू जी का कहा, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहा, न हेगडेवार जी का कहा, न लोहिया जी का कहा, न जयप्रकाश बाबू का कहा। किसी का कहा डिलीट नहीं होगा अशोक बाबू। क्या हजारों साल तक चलेगा? अब तो एआई आ गई भैया, अब तो 1000 में भी 1000 का गुणा कर दो। पहले पीछा छूट भी सकता था, अब एआई से कैसे छूट के भागोगे? वो तो खोज खोज के ला रहा है। क्या तब क्या करेंगे? जो कहा है, मान लीजिए राजीव गांधी के परिवार के लोग मुकदमा कर दें कि राजीव जी का ये वक्तव्य क्यों दोहराया जाता है, बड़ा पेड़ गिरता है, तो क्या मुकदमा में उनको कुछ राहत हासिल होगी? नहीं होगी। पब्लिक मंच पर बोला है भाई, क्यों नहीं बात आएगी? कान में बोला होता तब भी होता, चलो प्राइवेसी से आपने कैसे ब्रीच की प्राइवेसी? जो बात इंटरव्यूज में कही गई, जनसभाओं में कही गई, सदन में कही गई, उस पर आहत नहीं होइए, उसका उत्तर दीजिए। हां, व्यक्तिगत कोई बात कहे दिवंगत नेता के प्रति, जो बड़े लोग हुए हैं, जिनकी अपनी एक भूमिका रही है देश में, प्रदेश में, तो हम उसको शिष्टाचार का उल्लंघन मानेंगे। लेकिन फलां नेता ने ऐसा कहा था, ये याद दिलाना मुझे नहीं लगता शिष्टाचार का उल्लंघन है। इमरजेंसी के समय में इंदिरा जी ने क्या कहा था, क्या वो उद्धृत नहीं होता है? होता है। आज की है इमरजेंसी, 74-75 का मसला है, लेकिन होते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, उससे बहुत टची मत होइए। उन्होंने एक वक्तव्य को ही उद्धृत किया था कि आज क्या समाजवादी पार्टी उस बात से सहमत है कि नहीं, यही ऐसे कुछ कहा था। तो वक्तव्य तो अमर रहेंगे, और मैं उसकी एक बौद्धिक व्याख्या यहां इसीलिए मैंने कर दी। आ प्लस धन क्षर, जिसका क्षरण न हो अरविंद जी, वो अक्षर। इसीलिए हमने अक्षर को ब्रह्म कहा है अशोक भाई, राज भाई, इसीलिए हमने, भारतीय मनीषा ने अक्षर को इसीलिए ब्रह्म कहा। अक्षर समाप्त नहीं होता, किताब फट सकती है, दीमक खा सकती है, अक्षर नहीं। जो बोला वो निर्वात में रहेगा, शून्य में रहेगा, और अनंत काल तक उद्धृत होता रहेगा, जब जैसा प्रसंग आएगा वैसा। मनु महाराज तक उद्धृत हो रहे हैं, बताओ, मनुस्मृति वाले, उनका आज बताइए, उनकी भी तो छींचा लेदर हो रही है। जो कुपड़ हैं, अपड़ हैं, वो भी मनुस्मृति पर बोल रहे। जिन्होंने मनुस्मृति की फोटो नहीं देखी किताब की, क्या पढ़ना तो छोड़ो, उनसे पूछ दो कि उसमें कितने अध्याय हैं, तो नहीं बता सकते, वो भी ज्ञान रेल रहे। तो सार्वजनिक जीवन में इससे कोई, मुझे नहीं लगता, संकट का विषय है। और ईवीएम पर मैं कहूंगा, देश को अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कौन नेता क्या कह रहा है, कौन विदेशी व्यक्ति क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है हमारे देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, उसका फैसला क्या है। उसको चुनाव नहीं लड़ना, न भाजपा की तरफ से, न सपा की तरफ से, न कांग्रेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट को। उसने अगर कहा कि ईवीएम पवित्र है, देश के भरोसे पर खरी है, तो हम यही मानेंगे, जब तक उसके विरुद्ध प्रमाण देके सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला न बदल दिया जाए, तब तक ईवीएम पवित्र है, भारत के जनविश्वास पर खरी है। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।